Hello everyone, hello my rock stars, hello my champions, welcome to today's class. How are you all? आप सब तैयार हैं आज एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए, राइट? सो वी हैव समथिंग अमेजिंग. हम सब कुछ पढ़ेंगे हिंदी में. यस, राइट. तो आज का हमारा टॉपिक बताने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं कौन हूँ, ठीक है? तो मेरा नाम है नेहा सूद. आई एम ए सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th. मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेती हूँ फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th, वो भी SST की, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ अनअकैडमी में. यू कैन अटेंड माई लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस. आप मेरी प्लस क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, फॉर मोर एंड मोर डिटेल लर्निंग. सो माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ. मेरा कोड है नेहा YT लाइफ. आपको मेरा ये कोड यूज़ करना है टू अनलॉक फ्री क्लास. जैसे आप अनअकैडमी में मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको मेरा ये कोड डालना पड़ेगा, नेहा YT लाइव, टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास. आपको ये मेरा कोड तब भी डालना पड़ेगा टू गेट 10% फ्लैट ऑफ इफ़ यू वांट दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, फॉर मोर डिटेल लर्निंग, आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए नेहा YT लाइव, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गई मेरी तो इंट्रोडक्शन. बट आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, राइट? दिस इज़ द क्लास 8 टॉपिक. ये क्लास 8 का टॉपिक है, हाँ, और ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. क्या है ये एग्रीकल्चर? क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चर्स हैं इंडिया के अंदर? ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी एग्रीकल्चर अडॉप्ट की गई है? कैसे कैसे तरह तरह की एग्रीकल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? क्या है ये एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मेन जो हम डेफिनेशन को पहले हम समझ लेंगे. इस वर्ड का क्या मतलब है एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एगर और एग्री. ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा में से डिराइव किया गया है, विच मीन्स सॉइल. सॉइल तो आप सबको पता है ना क्या होती है. एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन. तो एग्री प्लस कल्चर, ये बनता है हमारा एग्रीकल्चर, जिससे एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन. The transformation from plant to a finished product involves 3 types of activities. अब हमने चीज़ें तो उगा ली, पर उस चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट में अपने लिए रिसोर्स बनाने में देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर फॉलोड, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो फॉलो होती है. दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है प्राइमरीज, क्यों, क्या मतलब है प्राइमरी सेक्टर का, क्या मतलब है सेकेंडरी सेक्टर का, क्या मतलब है टर्शरी सेक्टर का. तो सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, इस वर्ड को समझ लिया, नॉट द डेफिनेशन बट हमने वर्ड को समझ लिया. द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर या एग्री विच मीन्स सॉइल. सॉइल समझते हैं ना आप. एंड कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब हम चीज़ों को उगा रहे हैं, हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड है कल्टीवेशन. अगर आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ फार्मिंग, येस मे बी यू आर करेक्ट. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती हैं एग्रीकल्चर में. तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है. एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्शरी, राइट? तो
अब हम सबसे पहले क्या है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने चीज़ों को उगा तो लिया, पर उसको प्रोसेस कहाँ पे करेंगे? प्रोसेसिंग सारी चलेगी सेकेंडरी सेक्टर में। लाइक वी हैव वीट, ठीक है, वीट जो अब हमारी ब्रेड, हम हमने फार्मर ने वीट तो उगा लिया, पर उससे हम अपनी ब्राउन ब्रेड या वीट ब्रेड कैसे बनाएंगे? इट विल बी डन इन दी सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, इट विल बी डन इन दी सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ आती है। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर का। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी सेक्टर में हमने गेहूँ उगा लिया, वीट ब्रेड, आपने सुना है वीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये इतनी सारी ब्रेड्स आती हैं। तो प्राइमरी एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस इज़ फार्मिंग। यस, प्राइमरी एग्ज़ाम्पल जो है इसका मतलब है ये एक फार्मिंग है। जो सारी प्रोसेसिंग होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सब कहाँ होंगी? वो सब होंगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें लिखा गया इंडस्ट्रीज़ बनी गई हैं, फैक्ट्रीज़ बनी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बोला जाता है सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये चीज़ें हमारे पास पहुँचेंगी कैसे? तो द टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व्स, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और ये सब चीज़ें आती हैं, राइट। मुझे पता है थोड़ा से डाउट्स होंगे अभी इसमें, पर हम एक एक करके अब हम सबको पढ़ेंगे कि क्या है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप आपको एग्जाम्पल से भी तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसको अब हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ ली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति द्वारा चीज़ें जो अपने आप आती हैं, लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। मतलब द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं तो वो नेचुरली ही यूज़ हो रही है। फिशेस हो रही हैं तो वो फिशेस अपने आप नेचुरली हमें समुंदर से मिल रही हैं। माइनिंग मतलब मिनरल्स को हम निकाल रहे हैं, मिनरल्स, माइनिंग मीन्स वी आर टेकिंग आउट द मिनरल्स, दैट इज़ द माइनिंग। मतलब यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि इसमें हम नेचुरल थिंग्स वी यूज़, इसमें नेचुरल थिंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आप सबको समझ में आ गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम टमाटर उगा रहे हैं, फार्मर टमाटर उगा रहा है, वीट उगा रहा है, राइस उगा रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? नेचुरल है। फिशिंग हम फिर लोग फिशिंग के लिए जा रहे हैं, बट फिशिंग कहाँ से कर रहे हैं? समुंदर में जाके फिशिंग कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़? इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक बेकिंग, वीविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल्स, ठीक है। अब आप कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, मैंने अभी आपको समझाया। जैसे हमने वीट ग्रो की, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में, तो हमें ये फार्मर से हमने चीज़ ले ली, और यहाँ पे इस सेक्टर में क्या होंगी? मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडस्ट्रीज, जहाँ बेकिंग, वीविंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि कॉटन हमें कहाँ से आएगी? कॉटन हमें आएगी प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नेचुरल थिंग्स में कॉटन भी आ सकती है। कॉटन, तो कॉटन को हमने क्या किया? उसको हमने अब प्रोसेसिंग में भेज दिया सेकेंडरी एक्टिविटी में, जहाँ पे हमारे हम सीधा कॉटन तो नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगी, शर्ट्स बनेंगी, कॉटन से सामान बनेंगे, जो भी हम लोग पहनते हैं आजकल, ड्रेसेस बनेंगी।
तो वो सब चीज़ें कहाँ पे होंगी? इट विल बी डन इन दी सेकेंडरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं हम चीज़ें। वीट का मैंने एग्जांपल लिया, वीट तो हमें मिल गई, बट हमारी ब्राउन ब्रेड कहाँ से बन रही है, वीट ब्रेड कहाँ से बन रही है? इट इज़ डन इन दी सेकेंडरी एक्टिविटी। ये सब चीज़ें हमारी कहाँ बनेंगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इजी। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी सेक्टर क्या है? दीज एक्टिविटीज सपोर्ट अदर सेक्टर्स। सपोर्ट अदर सेक्टर्स का क्या मतलब है? ये सपोर्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। ये चीज़ें सपोर्ट करते हैं हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो टर्शरी सेक्टर टर्शरी एक्टिविटीज़ इन सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ट्रेड, एडवर्टीजमेंट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी के पास प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे चीज़ जाएगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट इज़ कंसिडर्ड एज द टर्शियरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी से हमारे पास कैसे आएगी? वी आर द कंज्यूमर। तो कैसे आ रही है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सामान जाएगा, ट्रांसपोर्ट चलेगी, ट्रक भरे जाएंगे सामानों से, तभी तो हमारे पास पहुंचेगी, राइट। बैंकिंग, बैंकिंग, अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप प्राइमरी में भी काम कर रहे हैं या फिर आप सेकेंडरी में भी काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में क्या ज़रूरत है? वी नीड मनी, वी नीड मनी। ठीक है, तो मनी के बिना, बैंकिंग के बिना इज दिस नॉट पॉसिबल। तो बैंकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द टर्शरी एक्टिविटी। ट्रेड, लेन देन वगैरह सब कुछ। एडवर्टीजमेंट, हम इतनी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं टीवी पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह ऐड आ रही है किसी ना किसी प्रोडक्ट की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें सपोर्ट द अदर सेक्टर्स आर दी टर्शरी एक्टिविटीज़। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि कैसे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी। तो प्राइमरी में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? प्राइमरी में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? प्राइमरी में हमने लिया था फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग जैसी चीज़ें। ठीक है, और हमने सेकेंडरी में क्या लिया था? प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बेकिंग, मेटल्स को हम निकाल रहे हैं, उसका मिनरल्स की मेटल्स को निकाल रहे हैं। एंड टर्शरी के एग्जांपल्स थे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, और क्या था? एंड ट्रेड। तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए फॉर बेटर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ें हैं ये। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी जो सपोर्ट करती हैं हमारी इकोनॉमी को भी साथ साथ में, दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया, पहले ही मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या है, मतलब इंडिया में किस किस तरह की एग्रीकल्चर्स होती हैं, राइट। इंडिया में किस किस तरह की एग्रीकल्चर होती है। बट लेट्स सी वन फैक्ट, अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यस, मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, मतलब पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। एंड 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन
इज ऑल्सो डूइंग व्हाट? एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं वो। तो देखा आपने कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, राइट, जिसमें 2/3 जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो सब एग्रीकल्चर कर रही हैं। हमें पता है हमारे पास कितने फार्मर्स हैं, कितनी एग्रीकल्चर हो रही है हमारे देश में, जितनी आबादी है उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए एग्रीकल्चर पूरी करी जाती है और ये सब। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया किस तरह की एग्रीकल्चर होती है? फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर ही है, देन इट्स सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो ये 5 तरह की चीज़ें हैं जिसमें एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब आप कह रहे हो कि मैम ये तो कुछ नाम तो बहुत ही अजीब से हैं, सेरिकल्चर, विसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चलो तब भी कुछ समझ में आ रहा है, बट ये तीनों नाम से कुछ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि इनका क्या मतलब है। तो एग्रीकल्चर इज इक्वल टू फार्मिंग, येस वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था। एग्री प्लस कल्चर मतलब, एग्री मतलब सॉइल, कल्चर मतलब एक्टिविटीज, इज इक्वल टू फार्मिंग, फार्मिंग बना देता है वो। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग, जिसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं, लाइफ स्टॉक्स भी आते हैं, जैसे काउ, शीप्स, वूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो द आर्ट एंड द साइंस मतलब एक पर्टिकुलर प्रकार की एक साइंस होती है, एक आर्ट होती है, कैसे पेड़ पौधों कह रही, कैसे क्रॉप्स को उगाना है, कैसे चीज़ों को उगाना है, फूड क्रॉप्स को उगाना है, राइट। हम हर जगह नहीं उगा सकते इन चीज़ों को, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर सॉइल चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर जिसमें आती हैं हमारी फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स आर रिलेटेड, जो भी हम खाने पीने का सामान होता है। कैश क्रॉप्स में जैसे जो ज़्यादा पैसे बटोरती हैं क्रॉप्स। देन वी हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड क्रॉप्स जैसे फूड ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो देखा आपने लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स, वीट, सब्जियां आपकी, फल फ्रूट वगैरह, फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स की भी खेती होती है। तो दीज ऑल कम्स इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज इक्वल टू फार्मिंग, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। मतलब ये एक नॉर्मल है, इसको आप समझ लीजिए एक फार्मिंग, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी क्या है? फूड क्रॉप्स, फूड की, खाने पीने की चीज़ों के लिए वीट, राइस, ग्रेन्स वगैरह सब कुछ। कैश क्रॉप्स क्या है? कैश क्रॉप्स हैं जो हमारे कैश ज़्यादा, जिनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स होती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड लाइफ स्टॉक। अब हम देखते हैं सेरिकल्चर। तो आप सबको पता है कि हमारे को सिल्क कहाँ से आती है? सिल्क वॉर्म में से। सो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर कमर्शियल रीजन्स, ठीक है। कमर्शियल रीजन्स मतलब कमर्शियल चीज़ों के लिए, हम सिल्क के लिए, हम सिल्क वॉर्म को हम ऐसे नहीं पाल रहे हैं कि हमें शौक़ है सिल्क को पालने का। सिल्क वॉर्म्स को हम पाल रहे हैं, फार्मर्स पाल रहे हैं, लोग पाल रहे हैं फॉर दी कमर्शियल, मतलब उनसे उनका पैसा बनेगा। सेपरेट इंडस्ट्री, येस इट इज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री। एडिशनल इनकम फॉर द फार्मर्स, ये हमारे लिए एक हमारे लिए नहीं, हमारे फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम हो जाती है, जिसमें वो सिल्क को पालते हैं, सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं। एंड द कमर्शियल रीजन्स की वजह से देयर इज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री जो ये चीज़ें काम करती हैं, एंड इट एक्ट्स एज एन एडिशनल इनकम। तो ये उनके लिए पैसे भी बनते हैं इन चीज़ों में से। तो सेरिकल्चर इन शॉर्ट फॉर्म ये होते हैं सिल्क रेयरिंग, मतलब सिल्क से हम सिल्क वॉर्म्स को रेयर करेंगे और उससे क्या बनाएंगे? अपना सिल्क। अब देखते हैं पिसिकल्चर क्या है। पिसिकल्चर इज फिश ब्रीडिंग फॉर कमर्शियल रीजन्स, स्पेशली मेड टैंक्स, पॉन्ड्स एंड फिश फार्म्स। अब आप ये बोलेंगे कि फ़िश ब्रीडिंग, अब हमें पता है समुंदर में तो बहुत सारी हमारी फिशेज़ हैं,
राइट। समुंदर में हमारी बहुत सारी फिशेस हैं, वो तो एक नेचुरल हो गई, बट आजकल ये दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, आउट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ में एक बड़ा सा पॉन्ड ले लिया जाता है, एक जगह ले ली जाती है बड़े से पॉन्ड टाइप बनाने के लिए, एक टैंक टाइप बनाने के लिए, येस यू कैन ऑल्सो से दैट, जहाँ पे फिशेस की ब्रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एक पॉन्ड सा बना दिया जाएगा जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है और फिशेस की ब्रीडिंग की जाती है फॉर कमर्शियल रीजंस। यस, वो आगे जाके बेचेंगे फिशेस को, फ़िश फूड, मे बी फ़िश फूड, फ़िश ऑयल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल मार्केट में। तो इसमें क्या होता है कि दे आर मेकिंग अ स्पेशल टैंक और अ पॉन्ड और अ फिश फार्म जैसा बना दिया गया है, जहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड सा बना दिया है जहाँ पे फ़िश की ब्रीडिंग की जाती है। मतलब फ़िश को क्या किया जाता है, फ़िश को पाला पोसा जाता है, सब कुछ किया जाता है, स्पेशली मेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स फॉर द फिश फार्मिंग, और आगे जाके इनको बेचा जाता है। ठीक है, मतलब उनको वहाँ पालन पोषण किया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो पिशी कल्चर इज रिलेटेड टू फिशेस। अब आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर ग्रोइंग एंड फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, मतलब इसके अंदर वी आर डूइंग खेती कर रहे हैं हम किस चीज़ की, ग्रेप्स की, स्पेशली मोस्ट स्पेसिफाइड दिस इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर। टाइप है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसके अंदर ग्रेप्स के अंदर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अंगूर, अंगूर, राइट। तो विटीकल्चर, विनीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ अ विटीकल्चर। अब ये फैक्ट है बेसिकली, डिड यू नो? तो विनीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ विटीकल्चर वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब अंगूरों को उगाया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस, कमाई के जरिए के लिए, बट ओनली दोज ग्रेप्स दैट आर स्पेशली यूज फॉर वाइन मेकिंग आर ग्रोन इन दिस फार्म्स। अब विनी कल्चर में क्या था, स्पेशल ग्रेप्स उगाए गए हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, जिसके अंदर ग्रेप्स दैट आर स्पेशली यूज्ड फॉर वाइन मेकिंग आर ग्रोन इन दीज फार्म्स, वाइन बनाने के लिए। तो वाइन हमको सबको पता है कि ग्रेप्स से बनती है, तो ग्रेप्स के लिए विनीकल्चर, विटीकल्चर, ये सब चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, जहाँ पे हम ग्रेप्स को उगाते हैं और उसको कमर्शियल रीज़न, कमर्शियल पर्पस के लिए ये यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ओके, वी हैव हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल यूज़। अब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर फार्मिंग, हम मतलब हम बहुत ही लार्ज फील्ड में फल, फ्रूट, सब्जियां हम उगा रहे हैं बेचने के लिए, बेचने के लिए आगे मंडी में जाके हम ये सामान बेचेंगे। जो भी हमने, अगर जैसे टमाटर की खेती हो रही है या किसी सब्जी की खेती हो रही है, फ्रूट्स की खेती हो रही है, सेब की खेती हो रही है, तो ये इन दी लार्ज स्केल में हुआ जाता है एंड दे आर कल्टिवेटेड फॉर द कमर्शियल यूज़। मतलब वो जो सामान उगाया जाएगा उसको बेचा जाएगा फॉर द कमर्शियल यूज़, दे आर कल्टिवेटेड फॉर द कमर्शियल यूज़। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे ये क्या है विटीकल्चर, पिसीकल्चर। एक बारी हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर में इसके अंदर फार्मिंग, जिसके अंदर सारे फूड, ग्रेन्स वगैरह सब कुछ ग्रो होते हैं। सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म रेयरिंग, राइट, फॉर व्हाट, सिल्क, सिल्क के लिए। अब पिसीकल्चर में क्या था, पिसीकल्चर में फिशेस, पिसीकल्चर्स में फिशेस इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए फिशेस को पाला पोसा जाता है, ठीक है, और आगे जाके बेचा जाता है। विटीकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रेप्स, grapes are grown for the
कमर्शियल पर्पस। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, स्पेशली कल्टिवेटेड फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, ये सब चीज़ें आती हैं हॉर्टिकल्चर। तो दीज ऑल आर फॉर द कमर्शियल पर्पस। राइट। तो अब हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर कितनी तरह की होती है इंडिया में। एग्रीकल्चर होती है एक सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आपने अपने कंप्यूटर्स में भी बहुत बारी पढ़ा होगा इनपुट, आईपीओ। ये आईपीओ क्या है? आईपीओ इज इनपुट प्रोसेसिंग and output. IPO involves input, processing and output. तो इनपुट में क्या है? प्रोसेसिंग, ऑपरेशंस इज इक्वल टू प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट इन्वॉल्व सीड्स। अब सबसे पहले हम इनपुट क्या चीज़ें करेंगे, क्या इनपुट करेंगे, कहाँ प्रोसेसिंग होगी और क्या निकलेगा आउटपुट में। तो इनपुट हम एग्रीकल्चर में क्या इनपुट कर रहे हैं, हम बीज डालेंगे पहले, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, खाद डालेंगे फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। हम मशीनरी यूज़ करेंगे इसमें, हम अपना लेबर मैन फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये हैं हमारे इनपुट्स। ये चीज़ें डाल के हम ये चीज़ें डालेंगे तभी कुछ उगेगा, तभी कुछ ग्रो होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पहले हम बीज डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, मशीनरी यूज़ करेंगे और लेबर, ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं। फिर प्रोसेसिंग में क्या होगा? प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये सारे बेसिकली प्रोसेस है। आप मिट्टी को खोदेंगे पहले, फिर बीज डालेंगे, फिर उसके ऊपर पानी देंगे रोज़, वीडिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। मतलब आप चीज़ों को जब वो क्रॉप्स ग्रो हो जाती है तो वी कट देम, राइट। फिर आती हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में होती हैं क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो आउटपुट मतलब अब हमारा ये सब चीज़ें हमने इनपुट भी कर ली, प्रोसेसिंग भी हो गई। अब आउटपुट में क्या आएंगी? हमारी क्रॉप्स निकल के आएंगी, वूल निकल के आएंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स आपको सुना होगा ना, जहाँ पे हमने हैंस को पाला है, मुर्गियों को पाला है। अब वो हमें क्या देंगी? एग्स देंगी, जो आगे जाके मार्केट में बेचा जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल, हमने शीप को पाला होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा? अब ऊन मिलेगा जो हम मार्केट में जाके बेच सकते हैं। देन वी हैव क्रॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स आएंगी, वीट, राइस, ग्रेन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। फार्म सिस्टम में भी आईपीओ चलता है। मतलब इनपुट हम क्या करेंगे? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे? हम करेंगे उसको बीजेंगे, हम पहले प्लफिंग करेंगे, मतलब ज़मीन को खोदेंगे पहले अच्छे से, उसको करेंगे, चाहे वो मशीन के द्वारा हो, चाहे वो हम लेबर के द्वारा करेंगे। तो सोइंग इज़ वी विल, हम उसके अंदर बीज डालेंगे। इरिगेशन मतलब प्रॉपर पानी वानी देंगे, सब कुछ करेंगे। वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, जब हमारी अच्छी सी क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगी तो हम उसको क्या करेंगे? काटेंगे, ठीक है। तो आपने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में भी सुना होगा, बैसाखी वगैरह। तो क्या बोलता है कि जब बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी गिना जाता है। तो आउटपुट्स में हमारे पास क्या आएगा? क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे फार्म सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में।
मतलब यहाँ पे हमने डाली चीज़ें, यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी शुरू हुई और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो देर आर ऑल्सो फिजिकल इनपुट्स, ये सब चीज़ें तो हमारे द्वारा दी गई हैं, बट कुछ नेचर द्वारा भी चीज़ें दी गई हैं, नेचुरल और ह्यूमन। ठीक है, तो फिजिकल इनपुट्स, तो फिजिकल इनपुट्स में नेचर द्वारा हमारे को क्या दिया गया है, सॉइल। हमारे को क्या भगवान नेचर द्वारा दिया गया है, वी हैव सॉइल। अब सनशाइन भी हमें ज़रूरत है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्माहट, ये सब चीज़ें हमारे को ज़रूरत है। वी नीड रेनफॉल ऑल्सो। आपको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर्स, हमारे फार्मर्स बारिशों का कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि बस एक बारिश हो जाए ताकि उनकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो हों। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं उगेंगे ये क्रॉप्स वगैरह, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं हो पाएंगी, इसलिए वी नीड अ मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दी एग्रीकल्चर। स्लोप, पहाड़ी इलाके पे हो रहे हैं या कहाँ हो रहे हैं, फ्लैट्स में हो रहे हैं, प्लेन्स में हो रहे हैं। और ह्यूमन की तरफ से हम क्या करते हैं, वी यूज़ आर लेबर, मशीनरी, केमिकल्स एंड स्टोरेज। हमें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। केमिकल्स में मतलब हम उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, राइट। हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि अपनी क्रॉप्स को हम बचा पाएँ, किन से, कीड़ों से, और ये सबसे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं। वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीनरी, और ये केमिकल्स एंड स्टोरेज, हमें इनको कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, खुले मैदान में नहीं रख सकते, राइट। हम इनको खुले मैदान में नहीं रख सकते क्योंकि ये खराब होने का भी डर रहता है। तो एक वेयर हाउस टाइप का बना दिया जाता है जहाँ पे ये तो फिज़िकल, जहाँ पे ये हम सारी अपने क्रॉप्स वगैरह स्टोर करते हैं। किन्हीं को ठंडी जगह पे रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, किन्हीं को गर्म एटमॉस्फेयर में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो हमने देखा फिज़िकल इनपुट्स बाय नेचर एंड बाय ह्यूमंस। क्या है फिज़िकल इनपुट्स, अब यही इनपुट्स हैं, हमने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। अब हम फिज़िकल इनपुट्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फिज़िकल इनपुट्स, जिसमें नेचर और ह्यूमन है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेचर, दैट इज सॉइल, सनशाइन, रेनफॉल, बरसात, टेम्परेचर एंड स्लोप। और ह्यूमंस के अंदर हमने डिवाइड किया गया है लेबर, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड स्टोरेज। तो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत देती है हमारी फार्मिंग के अंदर। सो वी ऑलरेडी नो कि हम हर जगह फार्मिंग नहीं कर सकते, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सबको कन्फ्यूजन ना हो। हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को हमने डिवाइड किया है प्राइमरी, सेकंड और टर्शरी में, जिसमें प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, राइट। सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडस्ट्रीज़, मतलब प्रोसेसिंग रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड टर्शरी में जिसमें बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो सारी चीज़ों में मदद करते हैं इन बोथ सेक्टर्स, ये बोथ सेक्टर्स को मदद करते हैं, जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर एग्रीकल्चर इन इंडिया हमने देखा, हमने ये भी पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। 2/3 of India population are also doing agriculture. So agriculture involves in India, जिसमें आएगा एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जिसमें आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉप्स, रेयरिंग वगैरह ये सब होते हैं, जिसमें फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं। सेरिकल्चर्स में रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, मतलब हम सिल्क को रेयर कर रहे हैं फॉर एडिशनल इनकम ऑफ द फैमिलीज। पिसिकल्चर्स में फिश ब्रीडिंग फॉर द कमर्शियल पर्पस, स्पेशली मेड टैंक्स, पॉन्ड्स एंड फिश फार्म्स आर मेड फॉर द
पिसीकल्चर, विटीकल्चर में ग्रोइंग ऑन फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर. एंड देन वी हैव हॉर्टिकल्चर जिसमें लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फल्स, फूड, सब्जियां, ये सब उगाई जाती है और उनको आगे जाके बेचा जाता है बाय दी फार्मर्स हो सकते हैं या बहुत सारे आगे ट्रांसपोर्टेशन. तो हमने पढ़ा अभी फार्म सिस्टम के बारे में जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट हमने पढ़ा कि इनपुट हम करेंगे, बीड्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, मशीनरी एंड लेबर. प्रोसेसिंग में वी विल डू प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग करेंगे. आउटपुट्स में हमारा क्या आएगा, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको बोला जाएगा आउटपुट्स, जिसमें क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. अब ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, बट फिजिकल इनपुट्स भी रिक्वायर्ड होती है. कुछ होती हैं नेचुरल और कुछ होती हैं ह्यूमन. ह्यूमन में, नेचुरल में वी यूज सॉइल, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड स्लोप. वेयर एज इन ह्यूमन द्वारा क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेबर, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, केमिकल एंड स्टोरेज, राइट. अब देखते हैं द टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स. अब किस तरह की फार्मिंग डिपेंड करती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड फॉर प्रोड्यूस, लेबर अवेलेबल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल. ठीक है, तो जोग्राफिकल कंडीशंस कहाँ पर, आप पहाड़ी इलाके में कर रहे हैं या फिर प्लेन्स में कर रहे हैं, प्लेन्स में कर रहे हैं, माउंटेन्स में कर रहे हैं फार्मिंग, कहाँ पे आप कर रहे हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. अब आप रेगिस्तान में जाके कल्टीवेशन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है. एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर विल नॉट वर्क. एंड वाइस वर्सा भी होगा, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर विल ऑल्सो नॉट वर्क. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज दी जोग्राफिकल कंडीशन. जोग्राफिकल कंडीशन जिसमें प्लेन्स, माउंटेन्स और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, कितनी. और अब देखते हैं डिमांड फॉर प्रोड्यूस, मतलब कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, कितनी डिमांड है. ये सारी डिमांड आपके देश की आबादी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कितनी आबादी है देश की, उस हिसाब से डिमांड फॉर प्रोड्यूस. देन वी हैव लेबर अवेलेबल, क्या वहाँ पे लेबर अवेलेबल है, लेबर है हमारे पास काम करने के लिए जो सारा दिन खेती बाड़ी करेगी, सब कुछ करेगी, क्या चीज़ें हैं बेसिकली. ठीक है. एंड देन वी हैव टेक्नोलॉजी, किस टाइप की आपके पास टेक्नोलॉजी है, किस टाइप की आपके पास मशीनरी है जो काम करेगी. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हमने पढ़ा कि अब आपसे पूछा जाए, अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि व्हाट आर the geographical conditions, demand for produce, labor available and technology, ये सब चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी. तो ये सब चीज़ें हैं जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड फॉर प्रोड्यूस, लेबर अवेलेबल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल. ये सब चीज़ें हैं हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिससे हम काम करते हैं, जिससे हमारी फार्मिंग डिपेंड होती है, जिससे हमारी फार्मिंग डिपेंड होगी, राइट. तो ये सब चीज़ें हम काम करते हैं. हमारी हर जगह हम जाके फार्मिंग नहीं कर सकते, हर जगह हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, जोग्राफिकल कंडीशन सोचने पड़ेंगे, डिमांड फॉर प्रोड्यूस सोचना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी.
सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब कह रहे होंगे अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट डिफरेंट तरह की फार्मिंग एग्रीकल्चर थी, बट अब हम देखते हैं सिर्फ फार्मिंग में किस किस तरह की फार्मिंग होती है, सब्सिडेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब एक एक हम करके पढ़ेंगे इसको कि क्या है सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिडेंस फार्मिंग इन्वॉल्व, इसको भी हमने इसको डिवाइड किया गया है, वो है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज़ बेसिकली जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एज में हम क्या यूज़ करते थे, ओल्डर पीरियड में कैसे हम करते थे, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आएगा और नोमैडिक हर्डिंग आएगा। अब नाउ हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज़ द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल के लिए बेसिकली कमर्शियल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिसमें हम कमर्शियली गेन्स को उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सब्सिडेंस फार्मिंग के अंदर। हमने उसको डिवाइड किया है इंटेंसिव और प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को भी आगे हमने डिवाइड किया है शिफ्टिंग और नोमैडिक हर्डिंग में। तो सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती है, सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती हैं, क्या हमने अभी पढ़ा ये सब्सिडेंस फार्मिंग। द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर मीट देयर फैमिली नीड्स टू द फार्मर। अब बेसिकली ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हम आगे बेचने के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें एक फार्मर जो होता है, जो किसान होगा, वो एक छोटा सा लैंड लेके एक छोटी सी जगह में सिंपल टूल से, सिंपल टूल्स क्यों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा या कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए सब कुछ, वो छोटे छोटे यहाँ पे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, टू मीट देयर फैमिली रिक्वायरमेंट। इनका मेन मकसद होता है कि हम अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इनका मेन मकसद ये नहीं है कि हमने उसको बेचना है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी फैमिली जो है वो काम पे लग जाती है, बो रही है, पानी दे रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो ये सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं। मो लेबर, लेबर क्यों, क्योंकि लेबर क्योंकि इसके अंदर अभी हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम जाके इंटेंसिव के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल लेबर क्योंकि मोर लेबर क्योंकि इसमें घर के लोग भी लग जाते हैं। दे यूज़ लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर यूज़ ऑफ लेबर एंड लेस आउटपुट। लेस आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि ये बेसिकली थोड़े थोड़े एक दो क्रॉप ही ज़्यादा से ज़्यादा उगाते होंगे, साल भर काम करते होंगे, सब चीज़ें करते होंगे। सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सब्सिडेंस फार्मिंग्स में छोटा सा फार्मर कल्टीवेट करता है स्मॉल लैंड में। तो बेसिकली यहाँ ये तो वैसे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, लोगों को रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम देखेंगे कि क्या फार्मर कल्टीवेट करता है स्मॉल लैंड के अंदर, एक छोटे सी जगह ले लेता है जहाँ पे वो सिंपल टूल्स और लेबर यूज़ करके अपने घर लोगों को काम पे लगा के अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो उगेगा वो खा रहे हैं। दे यूज़ लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर यूज़ ऑफ लेबर एंड लेस आउटपुट। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड्स ही हमने ले ली है, यूजिंग ऑफ सिंपल टूल्स, मोर लेबर, मानसून रीजन्स, फेवरेबल क्लाइमेट with sufficient sunshine and fertile soils gives more than crop one farm है। इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये यूज़ होती हैं आजकल, जिसमें स्मॉल सा लैंड लिया जाता है, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं खर्च किए जाते हैं। दे यूज़ सिंपल टूल्स,
ज़्यादा मशीनरी में अप टू डेट नहीं है, दे यूज़ मोर एंड मोर लेबर। मॉनसून रीजन्स की जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, मे बी शायद वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें करी जाती हैं। फेवरेबल क्लाइमेट विद सफिशेंट सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स गिव देम मोर टॉप। अब हमें पता है कि हमें कुछ चीज़ें उगाने के लिए वी नीड अ फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ सॉइल चाहिए हैं ताकि हम अच्छी से अच्छी खेती बाड़ी कर पाएँ। तो फेवरेबल क्लाइमेट विथ सफिशेंट सनशाइन, जिसके अंदर सफिशेंट सनशाइन भी आए, हमारे पास बारिशें भी बहुत हों, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जहाँ जहाँ पे करी जाती हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग में की जाती हैं, जहाँ पे सिंपल टूल्स, मोर एंड मोर लेबर एंड मॉनसून रीजन्स आर असाइंड। ठीक है, तो दे गिव मोर देन वन क्रॉप अन ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा एक और दो क्रॉप्स उगा लेते हैं, साल भर उसमें लगे रहते हैं। तो वी हैव हमने पढ़ लिया है अब इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सिडेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ओल्डर टाइम पीरियड में कैसे कैसे ये चीज़ें यूज़, कैसे कल्टीवेशन होती थी, कैसे ये करते थे, इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अनदर नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें हम इसको स्लैश है, इट इज़ प्रिवेलेंट इन द फॉरेस्ट एरिया में किया जाता है, नीड हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। अब इसमें क्या होता है, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैड्स, ट्राइब्स वगैरह के टाइम पे भी पढ़ा होगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज, अब हमें पता है कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट साइड में और भी बहुत सारे वर्ल्ड में कितने घने घने जंगल हैं। ठीक है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय द फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग दैम। तो एक छोटा सा जंगलों के अंदर एक जगह ले ली जाती है, ठीक है, उसको क्लियर किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, जलाई जाती है। द एशेस, ज़मीन को जो जलाई जाती है, द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल, उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोस, कसावा आर ग्रोन। फिर मतलब हमने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया कि एक जगह सी ले ली, प्लॉट सा ले लिया, उसको क्लियर कर दिया, राइट, उसको ट्रीज को क्लियर कर दिया बाय फेलिंग ऑफ द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द एशेज आर देन मिक्सड विद सॉइल, एशेज को हमने क्या किया, सॉइल से मिक्स कर दिया। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, वो जब उनको लगता है कि हमने काफ़ी यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह काफ़ी कुछ कर दिया, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस ज़मीन को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको छोड़ देते हैं। एंड द कल्टिवेटर मूव्स ऑन टू द न्यू प्लॉट, वो दूसरी जगह पे जाते हैं, वही सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट में चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ा इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब हमने आग लगा दी, फिर उसके बाद वही चीज़ों को सॉइल में मिक्स कर दिया, वहाँ पे वेजिटेशन की, और फिर थोड़ी देर बाद उस ज़मीन को छोड़ के चले गए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ ट्रीज, burning of vegetation, ashes mixed with soil, कल्टीवेशन, लैंड एडॉप्टेड एंड सॉइल रीजन। उनको लगता था कि ये लैंड को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो फिर से हो जाएगी और लैंड रीजनरेट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो हमने पेड़ों को काटा, वहाँ पे सब कुछ किया, हमने एशेस को आग लगाई, एशेस को सॉइल से मिक्स किया, वहाँ खेती बाड़ी की, सब कुछ किया, कल्टीवेट की क्रॉप्स, लैंड एब्डोमेन मतलब लैंड को कुछ टाइम के बाद हमने छोड़ दिया। एंड देन दी सॉइल रीजनरेट्स, सॉइल रीजनरेट होना शुरू हो जाता है।
यूजली ये पुराने ज़माने में ये ऐसे ही होता था जहाँ पे घने जंगलों में कल्टीवेशन वगैरह होती थी। अब हम बाकी का चैप्टर, आप मेरा अगर आप बाकी के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो यू नीड टू कम ऑन माई प्लस क्लासेस एज वेल एज दी स्पेशल फ्री क्लासेस में, ताकि आप बाकी के चैप्टर को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में है क्या इंटेंसिव और प्रिमिटिव। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि फार्मर की फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए। इंटेंसिव में द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। Climate with large number of days with sunshine, fertile soil permits growth of more crop than annually। ये भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें मेन क्रॉप्स या अदर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, इसके अंदर वीट, राइस, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब ग्रो हो ही जाती हैं। प्रिवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज एंड मॉनसून रीजन्स इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, हमने अभी ये भी पढ़ा है जिसमें हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? द प्लॉट ऑफ द लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। द ashes आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स आर ग्रोन। क्रॉप्स को हमने उगाना है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves on to the new plot। इसको बोला जाता है शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमने वो शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के बारे में। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग प्लीज कम ऑन प्लस एंड आइकॉन, प्लीज ज्वाइन मी ऑन प्लस क्लासेस एंड ऑन दी स्पेशल फ्री क्लासेस, जहाँ पे हम पूरे ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर इम्पॉर्टेंट। वट आर दी एक्टिविटीज़ अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स with natural resource can be classified under the secondary activities. Manufacturing of steel, baking of bread, weaving of cloth are example of secondary activities जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेन बाय अरेबल लैंड? ये 1 पॉइंट में आ सकता है। Geographically, arable land is an agriculture term, means the land that can be used for the growing of crops. क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो लैंड यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है अरेबल लैंड। राइट, नोट कर लो, ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। Subsistence farming is practiced to meet the needs of the farmer family. Yes, we already know, हमने देखा कि वो farmers की family. Low levels of technology, household labor are used to produce small output. The intensive subsistence, the farmer cultivates a small plot of land using tools and more labor. More than one crop is grown annually. एक crop से ज़्यादा grow होती है on the same plot as the climate is favorable and the soil is fertile. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. तो ये आपको शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। अब ये हमने किया नहीं है कि कमर्शियल फार्मिंग, तो अभी हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है एंड आपको मेरी प्लस क्लासेस में भी आना है। आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस की क्या फ़ीचर्स हैं, जिसमें आप मेरे साथ चैटिंग कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो और कोई भी डाउट हो आप मेरे से क्वेश्चन टैब में जाके पूछ सकते हैं और लाइव क्लास में आई विल सॉल्व योर डाउट। मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी इन दी लाइव स्पेशल फ्री क्लास।
इन द लाइव स्पेशल फ्री क्लास वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पोल्स होते हैं, जिसमें पोल्स में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर फॉर बेटर रिवीजन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बहुत कुछ, जिसमें एंड में विनर्स भी बताए जाते हैं कि पोल्स के लीडर बोर्ड के अंदर विनर कौन होंगे। लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है कि ही और शी कौन टॉपर है। तो फॉर बेटर रिवीजन वी हैव क्विज टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो फॉर बेटर डाउट और ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए हमारे पास अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस में वी हैव पोल्स। तो हाउ टू ज्वाइन माय स्पेशल क्लास, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्नर ऐप। आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है, ओपन दैट ऐप, एंटर योर मोबाइल नंबर एंड यू विल रिसीव अ OTP। आपके मोबाइल पे आपके पास 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आप उसको वहाँ डालिए। फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए बाय साइनिंग अप योर अकाउंट विद द फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस और ये सब कुछ। साइन अप यूजिंग योर ईमेल ID, सारी डिटेल्स आपको भरनी है। तो आप what goal are you preparing for, as you all know this is for the class 8th। तो आप इसके अंदर क्लास 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे, जिसमें CBSE क्लास 8 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन, आप मेरी लिंक की वीडियो पे जा सकते हैं और उस पर नोटिफाई मी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जाके उस पर नोटिफाई मी जब करेंगे, यू विल 10 मिनट पहले, क्लास के 10 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्लास शुरू होने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं, ठीक है। तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास, और मैंने आपको पहले भी बताया था, माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ। आपको मेरा ये कोड यूज़ करना है टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास फॉर फ्री, ठीक है। तो अब अनअकैडमी के पास भी सब्सक्रिप्शंस भी हैं, जो जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर मोर एंड मोर लर्निंग। देखते हैं उसके फीचर्स क्या हैं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and batch courses। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको पूरा पूरा कोर्स समझाया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इन PDF फॉर्मेट। तो इसके अंदर एक रेज़ अ हैंड फीचर भी है, जिसमें अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी डाउट, और लाइव क्लास में आप मेरे साथ 1-on-1 बातचीत करके आप ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं फॉर बेटर रिवीजन एंड फॉर बेटर आप अपने अपने आपको चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स फॉर मैथ, साइंस एंड SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस आर गोइंग ऑन फॉर 60 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 फॉर एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, started from 7th of August to 26th of September। चैम्पियनशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मैथ, साइंस, SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस फॉर 45 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20 और मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, विच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सो प्लान्स फॉर प्लस के प्लान शुरू होते हैं 696 ओनली पर मंथ, 696 से शुरू होते हैं पर मंथ। एंड आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइफ फॉर 10% ऑफ।
अनअकैडमी में एक और है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट। इसमें फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके प्लान स्टार्ट होते हैं 1446 ओनली पर मंथ। तो यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। सो डोंट फॉरगेट माई कोड नेहा YT लाइव। नेहा YT लाइव आपको कोड यूज़ करना है फॉर 10% ऑफ। हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। उस ग्रुप का नाम है NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम, जिसमें आप इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स अबाउट माय क्लासेस। मेरी कौन सी क्लास है, कितने बजे है, क्या टॉपिक है एंड डिफरेंट थिंग। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, ये लिंक यूज़ करो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई गैंग। So follow me on the Telegram, link is there in the description box. So thank you everyone. I hope आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत अच्छे हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। So keep watching my videos and keep learning. Thank you all. Bye my rock stars.